चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं विंड एनर्जी सिस्टम का और विंड टरबाइन का। ठीक है। अच्छा, आज की अभी मैंने अदनान आपसे डिस्कशन करनी थी, बेसिकली इस बच्चों को भी बताना था कि आपको एक क्विज देना है मैंने। ठीक है, उस पर डिस्कशन हो सही चुकी है। है आपके साथ कि नहीं? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं हुई। आपने कहा था कि मैं उसको देख लूंगा क्लास के अंदर। हाँ, इसमें ये है कि आपका क्विज चूँकि अब ऑन कैंपस का थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरीके से अगर क्विज ऑन कैंपस हो सकता है। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन बेस्ड वाइवा लिया जाए। ठीक है। और मैंने शायद आपको बताया था कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो थोड़ा सा वीक हैं। ओके, कि आप जिस तरीके से अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उस पर डिस्कशन जिस तरीके से करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो वो इतनी क्लैरिटी नहीं आती व्यूअर्स को सुनते वक्त। तो उसके लिए मैं एक आपको दोबारा आज ये जो टास्क है वो दूंगा। आज की जो डिस्कशन है, आज का जो डाटा मैं दिखाऊंगा, जो प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंट करूंगा, आपने क्या करना है, इसी डाटा को, इसी प्रेजेंटेशंस को इसी स्टाइल में दोबारा इसको बिल्ड करना है। ठीक है। ताकि एक तो आपको एक बेंचमार्क मिले कि जी प्रेजेंटेशन वगैरह किस तरीके से डिज़ाइन है, उस पर डिस्कशन किस तरह की जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने पूछी है उस स्लाइड्स क्विज़ के अंदर, आज मैं आपको वो क्विज़ व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। ठीक है। तो आप उसको मुताबिक उसको प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है। इस पर इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आपको चाहिए और पर सेक्शन आपको कितने नंबर ऑफ़ स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है। दूसरा ये कि हर जो सेक्शन होगा, बेसिकली ये प्रेजेंटेशन जो है इंडिविजुअल बनाई जाएगी। ओके, आप इंडिविजुअली इसको सबमिट कीजिएगा ऑनलाइन। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आपका डाटा सिमिलर हो जाता है एक दूसरों से, इट्स ओके, इट्स फाइन, एक्सेप्टेबल होगा वो। लेकिन फिर जब आपसे मैं वाइवा लूँगा तो आप फिर उसकी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी है प्रेजेंट कर सकें वो डाटा को। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक हो गया। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन? फजील सर। जी फजील, बताएं। सर पेपर्स का बता दें सर, ऑनलाइन है कि ऑन कैंपस है? पेपर यार ऑन कैंपस है। सर कन्फर्म है बात? हाँ, तकरीबन कंफर्म में, बस नोटिस आने वाला है। सर क्यों सर? सर इसको बोले ना सर, हम नहीं देंगे ऑन कैंपस। अच्छा जी, तो आज की स्लाइड्स में जो आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ विंड एनर्जी, मतलब थोड़ी सी बेसिक्स उसके देखेंगे, और उसके अलावा उसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं विंड एनर्जी के वर्ल्ड वाइड या यूरोप में, वो तमाम चीज़ें को एनालाइज करेंगे। तो जो विंड एनर्जी है बेसिकली इट्स नॉट न्यू, ये तो आपको पहले से मालूम है। इसमें जो विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके माजी में जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगर बात करें, तो मैकेनिकल पावर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा चुका है। मसलन या तो वो इस्तेमाल हो चुकी है मिलिंग ग्रेन्स के लिए या पंपिंग वाटर के लिए। ठीक है। तो विंड एनर्जी हैज़ बीन यूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर मिलिंग ग्रेन्स, पंपिंग वाटर एंड अदर मैकेनिकल पावर एप्लीकेशन। So today there are many thousands of windmills in operation around the world. इसमें बहुत सी अभी भी विंड मिल्स इन ऑपरेशन है, और उसमें से कुछ का जो पोर्शन है वो वाटर पंपिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब यहाँ देखें तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज़ तो है एक विंड मिल की, और दूसरा है विंड टरबाइन। तो जो विंड मिल का जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो उससे किया जाता है कि जो एनर्जी है विंड एनर्जी, उसको हम सिर्फ मैकेनिकल पावर के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन व्हेन यू यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रिक जनरेशन, तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं देन वी विल कॉल इट एज अ विंड टरबाइन। ठीक है। और विंड टरबाइन, तो एक टरबाइन का अगर वर्ड करें तो वो सिंपल उसके रोटर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप अगर इसमें बात करें पूरे उसके एनर्जी सिस्टम्स को, जनरेटर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगा होगा या कन्वर्टर्स की बात करेंगे, तो उसमें जो हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे वो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम कब इस विंड टरबाइन या विंड जनरेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए,
that was started in late 19th century. So around 1888 प्रोफेसर चार्ल्स बुश वो उन्होंने बिल्ड किया था पहला जनरेटर जो कि 12 किलोवाट विद जनरेटर था बेस्ड ऑन 50 मीटर डायामीटर के ऊपर। ठीक है, अच्छा आज मैं तमाम वीडियोस जो हैं पिछले जो लेक्चर्स किए वो भी मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा। आज कंपाइलेशन वगैरह करनी है तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वन। चलें, अच्छा उसके बाद इन 1891 प्रोफेसर पॉल जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की थी विंड मिल से, उससे हाइड्रोजन एनर्जी को स्टोर किया गया था। दिस वाज आल्सो यूज्ड जो पॉल जो प्रोफेसर थे उन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया था डेनमार्क के अंदर एस्कोवा फ्लोक हाई स्कूल में लाइटनिंग के लिए, और ये बेस डेवलप हुई थी डेनिश जिसे कहते हैं डेनमार्क की विंड इलेक्ट्रिसिटी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। अभी भी अगर आप देखें तो जो मॉडर्न एरा की बात करते हैं जो विंड टरबाइन की, वो स्टार्ट आपकी डेनमार्क से हुई थी। ठीक है, डेनमार्क था एंड देन उसके बाद हॉलैंड भी इसमें इन्वॉल्व था। सो यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया गया, दिस वाज टू बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग एट अस्कोवा फ्लोक हाई स्कूल इन डेनमार्क। He later initiated the Danish Wind Electricity Society in 1903 and his experiment became the foundation of Danish wind energy industry. So for many years मतलब काफ़ी अगर आप बिगनिंग की बात करें तो शुरू में जो आपके पास लार्ज स्केल के ऊपर अगर विंड टरबाइन डेवलपमेंट की बात करते थे तो वो वेरी कॉस्टली पड़ता था और उसमें सिस्टम्स के लॉसेस भी बहुत आते थे। तो इसी वजह से जो स्मॉल स्केल विंड टरबाइंस थे उनको शुरू में बिल्ड किया गया और उसकी फिजिबिलिटी देखी गई। तो स्मॉल स्केल विंड टरबाइंस हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिमोट हाउसेस, जिसमें आपके पास रिमोट हाउसेस को प्रोवाइड की जाती थी इलेक्ट्रिसिटी, फार्म्स के ऊपर या रिमोट कम्युनिटीज़ के ऊपर, या अगर आप यूँ कह लें कि अगर पिकनिक पॉइंट्स है, कोई हॉलिडे कैबिन्स है जहाँ पे कैंपिंग का प्रोसेस होता है और वहाँ पे नेशनल ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे विंड फार्म के ज़रिए या विंड टरबाइन सिंगल विंड टरबाइन के ज़रिए भी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। आल्सो जो आपकी बोट्स होती हैं उनके ऊपर भी विंड टरबाइन इंस्टॉल करके बैटरीज को चार्ज किया जाता है। इसी तरीके से इसकी जो मोर एप्लीकेशन है विंड टरबाइन की, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है ट्रैफिक लाइट्स के लिए, टेलीफोन बूथ के लिए और स्ट्रीट लाइट्स के लिए। अभी एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है विंड टरबाइन को रोड के ऊपर इंस्टॉल करने का। उसका कोई आइडिया है आप लोगों को? आपने देखा है उस चीज़ को? नहीं सर। देखा होगा यार, यूनिवर्सिटी में विंड टरबाइन पड़ी हुई है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। किसने देखी है? सर मैंने सर देखी मेरे है। घर के छत पे लगी है सर, मोहल्ले में। सॉरी सर मेरे मोहल्ले में घर की छत पे लगी है सर। वो कौन सी विंड टरबाइन है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सर किस टाइप की सिंपली है? विंड टरबाइन है कौन सी? सर, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, 3 ब्लेड वाली है आपके पास? कौन सी है? सर मेरे पास नहीं है, मोहल्ले में लगी है, सामने मेरे जी घर के जी सामने। मोहल्ले में, अच्छा ठीक है। सर एक उससे विंड 3 पंखे। टरबाइन का स्ट्रक्चर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। वो आइडिया बेसिकली उसको कहते हैं सेमियन टाइप विंड टरबाइन है वो। ठीक है, उसका आइडिया ये था कि जो वर्टिकल विंड टरबाइन होती हैं उसमें विंड की डायरेक्शंस जो होती है वो उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो एक सर आइडिया कितने टाइप ये की था। होती है सर विंड टरबाइन? सॉरी, सेवियन कितने टाइप की होती है सर? टरबाइन की 2 कैटेगरी हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। और इवन इनकी अपनी जो अगर वर्टिकल में भी अगर बात करें उसमें भी मल्टीपल उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मतलब उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ब्लेड के स्ट्रक्चर पे। सेवियन टाइप है, डेरियस टाइप है और कप के फॉर्म में है,
ड्रैग बेस है कि लिफ्ट बेस है, तो वो डिफरेंट टाइप्स की टर्बाइंस होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल एप्लीकेशन के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक आइडिया ये था कि अगर आप जो आपकी 2 वे हाईवेज होती हैं, अगर दोनों तरफ, जैसे बहरी यूनिवर्सिटी के सामने भी अगर आप बात करें, तो उसके जो मिडिल में आपके पास ग्रीन बेल्ट की बात करें या जो पट्टी की बात करें, तो उसके ऊपर आप वर्टिकल टाइप विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे ये होता है कि अगर आपके पास जो गाड़ी की मूवमेंट से, कार की मूवमेंट से हाई प्रेशर विंड का फ्लो अगर इसके ऊपर अप्लाई होगा, देन इट विल प्रोड्यूस एन एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक FIP प्रोजेक्ट बनाया था 2 साल पहले। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शायद पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाके देखिएगा कि वो आइडिया क्या था उस चीज़ का। ठीक है, तो विंड टर्बाइन की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। इसकी वजह यही है कि ये टेक्नोलॉजी है मैच्योर हो चुकी है, और मैच्योरिटी इसमें यूँ समझ लें कि जो इसमें लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी ज़्यादा इस सेंस में नहीं है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, देन यू कैन आल्सो हैव डायरेक्टली जनरेटर इंस्टॉल टू द रोटर। ठीक है, यहाँ आप जनरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, DC जनरेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और AC जनरेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, इसमें मैच्योरिटी आ गई थी वो 1980s में। जो विंड टर्बाइन की टेक्नोलॉजी वो मैच्योर हो चुकी थी, और उसके बाद इसमें रैपिड ग्रोथ आया था दिस सेक्टर के अंदर। So between the earliest 1980s and the late 20s, the cost of the wind turbine fell steadily and the rated capacity of machine increased. तो obviously कोई किसी भी जगह, मतलब अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तो उसमें उसकी कॉस्ट का फैक्टर बहुत मैटर करता है। 1980s की से पहले की अगर बात करें तो उसमें इस वजह से इसको इतनी अहमियत हासिल नहीं थी कि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो थी वो डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उसकी बिना पे जनरेट होना शुरू हो गई थी, तो इसमें मार्केट में कंपटीशन आ गया था। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें फॉसाइल फ्यूल इस्तेमाल हो रहे थे, ऑयल हो रहे थे इस्तेमाल, तो उससे एनर्जी जनरेट करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी था, और स्मॉल स्केल के ऊपर आप लार्ज अमाउंट ऑफ पावर उसको जनरेट कर सकते थे कंपैरेटिवली। तो इस वजह से उसकी जो इम्प्रूव जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी, या उसकी जो इंस्टॉलेशन थी विंड टर्बाइन की, वो उससे पहले कम थी। तो 1970s में जब ऑयल की क्राइसिस आया था, तो उस वक्त लोगों ने इसके ऊपर एम्फसाइज करना शुरू किया था कि किसी तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं और उस एनर्जी की तरफ जाएं जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो। तो इसी वजह से जो 1980s के बाद से आपके पास विंड टर्बाइन के ऊपर काम ज़्यादा शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा, now on reasonably windy and accessible side, wind turbines are one of the most cost effective method of electricity generation. तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है तो आपके पास जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। सो नॉर्मली अब आप जो है विंड टर्बाइंस जो है इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने देखा होगा लैब में एक और विंड टर्बाइन पड़ी हुई है जो मैंने पावर जनरेशन लैब में है, तो उसकी रेटेड कैपेसिटी वगैरह नोट डाउन की है किसी ने? सर वो करने लगे थे लेकिन वो करीब ही नहीं दिया उसके, कहते सर रजा के। ठीक है, नहीं इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल बेशक ना करें, लेकिन उसकी जो रेटिंग वगैरह तो है। इसको टेस्ट करेंगे अभी विंड छत पे ले जाके, ठीक है, हम लोग यूनिवर्सिटी की। अच्छा, ये जो विंड टर्बाइन मैंने लिया था इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो 500 वाट है, और इसमें 3-4 चीज़ें देखी जाती है कि विंड स्पीड किस विंड स्पीड के ऊपर ही ऑपरेट हो सकता है। उसमें एक होती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ विंड स्पीड, दैट इज़ नॉर्मली 3 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद इसमें मैक्सिमम विंड स्पीड होती है, वो ऑपरेटेबल फ्रिक्वेंसी विंड स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो वो है 25 मीटर पर सेकेंड। फिर इसमें एक और पॉइंट होता है कि ऑप्टिमम पावर आप किस विंड स्पीड के ऊपर अचीव कर सकते हैं, एंड फॉर दिस टर्बाइन इट इज़ 13 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस टर्बाइन के अंदर जो लैब में अवेलेबल है उसमें सिंक्रोनस मशीन लगी हुई है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन है इसमें।
तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये आपको एक्सटर्नली सप्लाई नहीं चाहिए इसको एनर्जाइज करने के लिए। तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो आपको एनर्जी सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इट इज़ आल्सो अ 3 फेज जनरेटर, लेकिन इसके जो वोल्टेज लेवल हैं दे आर लेस, आई थिंक नियर अबाउट 24 वोल्ट्स हैं। तो इसके लिए ईजीएस्ट वे तो ये है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का कि आप चार्ज कंट्रोलर लगाएं जिसमें AC टू DC कन्वर्जन होती हो, ठीक है। तो इसके साथ चार्ज कन्वर्टर भी लगा हुआ है, तो हम उसको डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं पावर को बैटरी के अक्रॉस स्टोर कर सकते हैं। और चार्ज कंट्रोलर जो है वो भी बैटरी की प्रोटेक्शन को मॉनिटर करता है, एज वेल एज इसमें MPPT कंट्रोल भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सर इसके अंदर भी MPP पॉइंट होता है क्या, जैसे इसके मैक्सिमम अंदर पावर होता है ना पॉइंट, हाँ हमारे? जी, इसमें होता है। विंड टर्बाइन के ऊपर भी होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट। सर इसका मतलब इसको डायरेक्टली हम चार्ज वगैरह नहीं कर सकते बैटरी, ये कंट्रोलर लगाना ज़रूरी है? DC बैटरी के लिए यस, ये क्योंकि ये तो आपको AC सिग्नल प्रोवाइड करता है ना, और बैटरी के लिए लाजमी होता है कि आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज को स्टडी परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल इसके जो चार्जिंग करंट है वो कांस्टेंट हो, ठीक है, या अगर वेरिएबल भी होता है तो वो उसमें जी फिर बैटरी की लाइफ को डिस्टर्ब करता है वो। अभी आपने मेरे ख्याल से लैब परफॉर्म ठीक की है ना रिन्यू इस पे बैटरी चार्जिंग की है ऊपर। जी जी आज ही की है। सर आज ही किए सर। हाँ ठीक है, वो आज की है, तो काफ़ी अच्छी लैब है। उसमें आपको यस देखें मैंने शायद बताया था वो कि ऑफ हो हमारे, जाता बार बार, 15 जी मिनट बताएं। पूरे नहीं कर रहा था सर, वो सॉफ्टवेयर ऑफ हो जाता था, 15 मिनट पूरे नहीं कर रहा था सर वो डिस्चार्ज के वक्त। 15 मिनट पूरे नहीं कर रहा था, क्यों? सर डिस्चार्जिंग टाइम है ना 15 मिनट दिया हुआ था, तो वो उसमें हाफ हाफ पे ही आके वो ऑफ हो जाता था अंदर से, फिर उसको दोबारा रन करना पड़ता था सर, मतलब नहीं, पूरा उसमें उसमें मेरे वर्क। ख्याल से दो चीज़ें थी। उसमें दो जी सर। चीज़ें थी। उसमें शायद ये थी कि उसमें आप दो चीज़ें डिफाइन करते हैं कि आइदर आपका जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज जो है वो कट ऑफ पे चला जाए, या आपका टाइम जो है वो एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी अगर 12 वोल्ट पे चार्ज है, उस पर आप कांस्टेंट लोड अप्लाई कर रहे हो, माइनस मतलब 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर जो भी आप उस पर रखना चाहते हैं, उसके ऊपर आप सेट करते हो कि अगर मेरा वोल्टेज 10 वोल्ट तक पहुंच जाए तो ये स्टॉप हो जाए स्टॉप हो गया सही डिस्चार्जिंग, ठीक है। और फिर साथ ठीक में है। आप बताते हो कि डिस्चार्जिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो कितने मिनट तक चले, मीन 30 मिनट्स 10 मिनट्स 5 मिनट्स। सो फॉर एग्जांपल ठीक अगर आप 15 मिनट्स का टाइम रखते हैं और वो डिस्चार्जिंग फास्ट अगर आपने रखी हुई है, तो वो जो वोल्टेज है कट ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट्स का वो जल्दी अचीव हो जाएगा, तो वो 15 मिनट्स को बाईपास करेगा। ये और कनेक्शन है ना, और कनेक्शन है, वही है सर सही। तो उस सूरत में वो आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है ठीक सर है। और अगर फॉर सही। एग्जांपल अगर आपका डिस्चार्जिंग करंट स्लो है और अगर आपने 15 मिनट्स रखा है और वो 10 वोल्ट जो अचीव करना है वो 15 या 20 टाइम 20 या 25 मिनट्स पे होगा, तो टाइमर की वजह से वो ऑफ हो जाएगा, सही। ठीक है। तो तो अगर ये स्लो है बेसिकल डिस्चार्जिंग का सर, अगर स्लो ज्यादा है तो टाइम एक्सीड भी कर सकते हैं? स्लो अगर चार्जिंग होगी तो टाइम एक्सीड हो सकता है जी सर इस ठीक सूरत है। में। तो बेसिकली आपको डिफरेंट ऑपरेशन यहाँ पे टेस्ट करने के लिए दिखाए थे। इसका ये होता है फॉर एग्जांपल अगर आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं बैटरी का, बाई डायरेक्शनल अगर भी है, चार्जिंग भी करनी है डिस्चार्जिंग भी करनी है, तो उस वक्त फिर आपने ये देखना होता है कि वो क्या मेथडोलॉजी आप अप्लाई करें सिस्टम के अंदर, और कंसिडरिंग द प्रोटेक्शन एज वेल, कि इसकी जो बैटरी लाइफ जो है प्रिजर्व हो सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम का फैक्टर क्यों दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो बैटरी है वो ओवर डिस्चार्ज हो जाए या हीट अप हो जाए। तो सही दूसरे फिनोमेना को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम प्लस वोल्टेज थ्रेशोल्ड जो है वो रखा गया। इसमें आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर टाइम, अगर आपको कोई प्रोसेसर है कंट्रोलर है वो इंटरनल काउंटर चला रहा है, तो उस सूरत में अगर फॉर एग्जांपल आपका वोल्टेज मेजरमेंट सेंसर काम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैटरी को वो मुसलसल ड्रेन करता रहे, तो वो टाइमर भी एक तरह का बैकअप प्रोटेक्शन है कि वो ट्रिप कर जाएगा एक खास टाइम के बाद। मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं सर इसको? इसको आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं।
सही ठीक है, सर, वो मैनुअली नहीं किया था मैं। ठीक है। ये जो पावर ठीक सप्लाई है। आपने देखी, एक 4 कोऑर्डिनेट पावर सप्लाई आपने देखी होगी, तो पता है 4 जी सर। कोऑर्डिनेट पावर सप्लाई किसको कहते हैं? हाँ सर। आपके वोल्टेज करंट का कर्व होता है ना, पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट, ये आपके पास 2 कोऑर्डिनेट की हो गई। तो इसी तरीके से नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट और नेगेटिव वोल्टेज एंड ठीक, पॉजिटिव करंट, तो ये आपके 4 4 कोऑर्डिनेट्स साइकिल। ऑपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस यस। इज ऑपरेशन इज, ये मतलब ये जो पावर सप्लाई इट्स वेरी गुड फॉर परफॉर्मिंग द एनालिसिस। चले, अच्छा, ठीक है सर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, given continuous improvement in the cost, capacity and reliability, it can be expected that the wind energy will become even more economically competitive over the coming decade. So obviously it has a lot of scope in future. Again, it depends on the cost, capacity and reliability. Moreover, as wind turbines are increasingly deployed offshore, where wind speed are generally higher and planning constraints perhaps less demanding, the technically accessible wind resources massively increase. तो obviously अब ये देखें कि जो wind की variation है वो समंदर के ऊपर steady होती है, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा पावर पोटेंशियल अवेलेबल है विंड में एज कम्पेयर टू द लैंड केस में। यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विंड की जो प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब होती है, मतलब विंड की जो स्पीड में इंक्रीज एंड डिक्रीज बहुत ज़्यादा होती है बिल्डिंग की वजह से भी। ठीक है, बाज़ दफ़ा वो स्टॉप हो जाती है अगर आपके पास ज़्यादा फ्लैट्स हैं किसी ख़ास एरिया के ऊपर, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से जो मोर पावर अवेलेबल है दैट इज ऑन द ऑफशोर साइड। The improvement in the wind power technology have made it one of the fastest growing renewable energy technology worldwide in terms of installed rated capacity. अगेन अगर आप देखा जाए कि विंड एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी जो भी इस्तेमाल हो रही है उसकी एफिशिएंसी रिलेटिवली हाई है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है या एनी अदर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा ग्रो कर रही है फास्टर में और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ विंड पावर प्लांट जो है इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो a total of over 432 gigawatts of wind generating capacity had been installed by the end of 2015 with almost 36 gigawatt added in that year. ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में कि अप टू 2015 में मैक्सिमम कितनी विंड एनर्जी जो है सिस्टम में अवेलेबल है, और alone in 2015 almost 36 gigawatt was added. So this is about 24 times of the capacity that had been installed by the end of 2000. So comparison to 2000 में जितनी भी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई थी उसके ये 24 टाइम्स ज़्यादा है, और आपका जो एनर्जी का एवरेज ग्रोथ रेट है, मतलब करंट ग्रोथ रेट की बात करें, वो आपने 22% पर एनम जो है हमने उसको अचीव या उसको इंस्टॉल किया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, जो ये वाला चार्ट है इसमें पार्ट ऑफ न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये बता रहा है कि टॉप 10 यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी कितने परसेंट विंड एनर्जी जो है उसमें एज अ न्यू इंस्टॉलेशन हुई है इन 2009 में। ठीक है, अच्छा, न्यू इंस्टॉलेशन जो थी अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल में ऑलमोस्ट 8% है। ठीक है, इन 2009 में। इसके अलावा नेदरलैंड में अबाउट 6% है, जर्मन 19%। सिमिलरली अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी या टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें पूरे के पूरे पिछले तमाम ईयर्स को अप टू 2009 की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स जो है वो जर्मन्स का है जो अबाउट 38.6% है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ यूरोप के अंदर स्वीडन जो है काफ़ी पीछे है, आयरलैंड एज वेल एज स्वीडन, और अगर देखें फिनलैंड वगैरह है, फिनलैंड भी इसमें नहीं है क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो वेदर है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे स्नो होती है और स्नो की वजह से आपका जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है विंड के अंदर, मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर होता है
टरबाइन के ऊपर, मतलब स्नोफॉल हो जाती है, उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो आल्सो शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि विंड टरबाइन के ऊपर या विंड टरबाइन को डेवलप किया जाए। ओके, चलें, अनदर स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है कि जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है टॉप यूरोपियन कंट्री टॉप 14 के ऊपर इन मेगावाट, उसको लिस्ट डाउन किया। सबसे ज़्यादा अगेन जर्मन्स का कंट्रीब्यूशन है, अबाउट 23 या 24 गीगावाट जो है पावर को सिस्टम में इनफीड है इनके यहाँ। फिर सेकंड नंबर पे आपके पास स्पेनिश है एंड देन सो ऑन। सो इसमें अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स इन 2008 आपके पास बेल्जियम्स आर वेरी फार बिहाइंड अमंग द यूरोपियन कंट्रीज। और जो ब्लू कलर कर्व्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मार्केट शेयर्स को बता रहा है कि मार्केट शेयर्स जो है इंस्टॉल्ड पावर का वो कितने परसेंटेज है इन EU 25 कंट्रीज में। मार्केट शेयर से मुराद ये है कि अगर आप टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं 100%, उसमें से ऑयल कितने परसेंट हो रही है या कोल से कितने परसेंट हो रही है, तो उसमें ये बता रहा है कि जर्मन्स जो हैं इन 2009 में ऑलमोस्ट 36% जो है विंड एनर्जी से पावर जनरेट कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अभी आप कोई भी कंपैरिजन या एनालिसिस करें तो कंपैरेटिवली एनालिसिस को परफॉर्म किया करें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। चलें, अच्छा जी, ये तो हमने दिखाई थी इंस्टॉल कैपेसिटी को, और अब बात करते हैं न्यू इंस्टॉल कैपेसिटी की। तो यहाँ पे अगर 2008 की बात करें तो हमारे पास जो जर्मन थे एंड स्पेनिश थे दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसमें आपके पास अगेन 1665 मेगावाट जो है पावर को जनरेट कर रहे थे विंड टरबाइन से, और यह इन्होंने इंस्टॉल की है उस साल 2008 में अप टू 1000 जो मेगावाट है पावर को इंस्टॉल किया था इन्होंने। अच्छा, आप लोग जो डाटा वगैरह उठाएंगे तो वो वेबसाइट वगैरह नोट कर लें, वो है EWEA की है या BWE वेबसाइट है, जर्मन वेबसाइट है। इसके ऊपर आपके पास स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो जर्मन्स होते हैं उसमें डॉट का मतलब होता है वो थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं रादर देन फ्रैक्शन। ठीक है, और इनके यहाँ जो फ्रैक्शन होता है वो कॉमा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन अगर आप देखें मार्केट शेयर को देखें कि न्यू इंस्टॉल कैपेसिटी जो है विंड टरबाइन की इन ईयर 2008, तो उसमें अगेन स्पेनिश हैज़ 18.97% and Ireland has about 2.45% of wind turbine. Another way of analysis is कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स किस तरह से है कि हम हर ईयर्स को देखते हैं कि कहाँ पे पावर हर साल कितनी पावर उसमें जनरेट हुई है। तो अगर कंपेयर किया जाए स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 अप टू 2008, तो वी कैन सी दैट कि पावर जो है आपके पास ग्रेजुअली सिस्टम में इंक्रीज हुई है। ठीक है, और अप टू 2008 ऑलमोस्ट 64 गीगावाट जो है विंड एनर्जी सिस्टम्स में या यूरोपियन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में इनफीड हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा आपके पास शो हो रहा है वो EU 27 का है, वो यूरोपियन कमीशन की जो 27 कंट्रीज हैं, टॉप 27 कंट्रीज, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी नोट कर सकते हैं कि हर साल न्यू इंस्टॉलेशन कितनी हुई है इन मेगावाट में। तो अगेन यू कैन से दैट जो वेरिएशन है सिस्टम में that is about steady. So since the beginning in the शुरू में आपके पास थोड़ा सा drastic change आया in 1998 to 1999 and then some steady years and then increase in the system and then it get decrease a little bit.
तो अगर इसको ट्रेंड लाइन हम इस पर ड्रॉ करें तो वी कैन सी दैट there are some years where the new installation are a little bit less and in some years they are a little bit higher. So in maximum जो हमारे पास जो new installation हुई थी that was in 2007 and then we get a little bit less in new installation in 2008. Okay, this is again the statistics of EU 27 countries. In here you can see that कि comparison हमने note down किया है कि with compared to other resources such as oil or gas, उसके मुताबिक जो न्यू इंस्टॉलेशन है वो कितने अमाउंट ऑफ पावर की हुई है। तो यहाँ पे लिखा है न्यू इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर पावर जनरेशन इन 2008। तो विंड एनर्जी ज़्यादा इंस्टॉल हुई थी इन यूरोप विच इज़ अबाउट 8484 मेगावाट। गैस से जो पावर जनरेशन इंस्टॉल की गई हैं न्यू इंस्टॉलेशन की अगर बात करें वो अबाउट 7000 मेगावाट है। ऑयल्स पे अबाउट 3000 मेगावाट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो वासर है इसका मतलब है वाटर डैम, हाइड्रो डैम की बात है। बायोमास से अबाउट 296 अबाउट 300 मेगावाट जो है न्यू इंस्टॉलेशन ही है बायोमास की। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बेसिकली रिड्यूस किया गया है एंड देयर इज ओनली जस्ट 60 मेगावाट पावर। ठीक है, और इसी तरीके से जो कोल है कोल से जो पावर जनरेशन हुई है दैट इज अबाउट 762 मेगावाट। ठीक है, इसी तरीके से इस वेबसाइट की यहाँ पे जो डाटा शो किया गया या कंपैरिजन किया गया कि कितने % रिडक्शन हुई है डिफरेंट रिसोर्सेस से जनरेट करने में। फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उससे जो पावर जनरेशन है उसको रिड्यूस किया गया अबाउट